ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज नावा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था पवन द्वारा निर्मित पवन और पवन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है, इसमें पवन से निर्मित स्थलाकृतियां। पवन से निर्मित स्थलाकृतियां, तो पवन एवं पवन के प्रकार के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है पवन से निर्मित स्थलाकृति। पवन से निर्मित स्थलाकृति। पवन से निर्मित स्थलाकृति। सामान्यतया पवन से निर्मित स्थलाकृतियों को हम दो भागों में बांटते। दो भागों में पहला भाग है, उस भाग का नाम है अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। पहली है, उसको बोलते हैं अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। और दूसरा है, उसको बोलते हैं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति। निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति। अब अपर्दन एक शब्द आ रहा है, अपर्दन, दूसरा आ रहा है निक्षेपण। अपर्दन का अर्थ क्या होता है? कोई भी चट्टान जब वायु के संपर्क में आती है तो उसके साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, इस चीज को बोलते हैं अपर्दन। तो पहला प्रकार का उसको बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है? वायु के संपर्क में आने से कोई भी चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करती है, इस क्रिया को बोलते हैं अपर्दन। जबकि दूसरा है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है कि अपर्दन क्रिया के द्वारा वायु या पवन के द्वारा जो भी मिट्टी, रेत के कण, जो भी पदार्थ है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालना, यानी नीचे की ओर गिराना, उस क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। तो पहला है अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है हवा के द्वारा क्या करता है, किसी चीज को अपने स्थान से उड़ाना, उस क्रिया को बोलते हैं अपर्दन। और निक्षेपण का अर्थ होता है दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको गिराना या नीचे गिरा देना या पटक देना, इस क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। तो सबसे पहले निक्षेपण से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों के अंतर्गत पहली स्थलाकृति, उसका नाम है उर्मी का चिन्ह, या इसको बोलते हैं तरंग चिन्ह। पहला है, उसको बोलते हैं उर्मी का चिन्ह। दूसरा है, या इसको बोलते हैं तरंग चिन्ह। दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार के अंतर्गत है, एक तो है इसमें लोयस। क्या है? लोयस। और तीसरी स्थलाकृति है, तीसरी स्थलाकृति के अंतर्गत आता है बालू का स्तूप। कौन सा स्तूप? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। ये तीन प्रकार की स्थलाकृति हैं जिनको बोलते हैं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति। यानी इनमें क्या होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उड़ाकर नीचे गिराने की क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। और निक्षेपण से निर्मित तीन प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहली चीज है कि निक्षेपण। निक्षेपण का अर्थ क्या होता है? नीचे गिराना। अब दूसरा आ रहा है, उसका नाम है अपर्दन। अपर्दन से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां हैं। उन स्थलाकृतियों के अंतर्गत सबसे पहली स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति का नाम है अपवाहन गर्त। अपवाहन गर्त। अपवाहन गर्त, या इसका दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं वात गर्त। अपवाहन गर्त या वात गर्त। दूसरा है, उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। दूसरी स्थलाकृति उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। तीसरी स्थलाकृति है, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक।
या फिर एक इसका दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं छत्रक, छत्रक शिला, छत्रक शिला। चौथी शिलाकृति है, उसको बोलते हैं भू स्तंभ, भू स्तंभ। पांचवी शिलाकृति है, उसको बोलते हैं ज्यूगेल, ज्यूगेल, ज्यूगेल या ज्यूगेल, या इसका दूसरा नाम है ज्यूजेल, ज्यूजेल या ज्यूगेल। छठा प्रकार है, इसके अंतर्गत आता है यार डांग, यार डांग। सातवीं स्थलाकृति है, छठवा यार्डंग हो गया था। सातवीं स्थलाकृति है, उसका नाम है अहिस्मक, अहिस्मक शिला। 8 नंबर है, उसका नाम है पुलिया खिड़की। 7 नंबर उसको बोलते हैं अहिस्मक शिला, 8 नंबर है उसको बोलते हैं पुलिया खिड़की। तो एक बार इनको वापस देख लेते हैं कि सबसे पहले पवन से निर्मित स्थलाकृति, और इन स्थलाकृतियों के अंतर्गत पहला है, उसको बोलते हैं अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति है? अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। तो अपर्दन से निर्मित कुछ स्थलाकृति हैं, इनके अंतर्गत पहली है अपवाहन गर्त, या इसका दूसरा नाम कौन सा है? वात गर्त। 2 नंबर है, उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। 3 नंबर है, उसको बोलते हैं मशरूम रोक, या दूसरा नाम है इसका छत्रक शिला। 4 नंबर है, इसको बोलते हैं भू स्तंभ, इसका नाम क्या है? भू स्तंभ, या इसको बोलते हैं टेबिल शिला। कौन सी शिला? भू स्तंभ, या इसका दूसरा नाम मिलता है टेबिल शिला। अगला है, उसको बोलते हैं ज्यूगेन या ज्यूजेन, ज्यूगेन या ज्यूजेन। 6 नंबर है, उसको बोलते हैं यार दांग। 7 नंबर है, उसको बोलते हैं अहिस्मक शिला। और 8 नंबर जो स्थलाकृति बनती है, उसको बोलते हैं फुलिया खिड़की। तो सबसे पहले एक एक को देखते हैं, और इनके अंतर्गत मुख्यतः इनके एक डायग्राम है, मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को देखते हुए आपको ये चीज नोट करनी है कि किस प्रकार की स्थलाकृति या आकृति बनती है। तो इसमें ज्यादा लिखने का मैटर नहीं है, सिर्फ समझने का है, कि समझने में एक बार इस चित्र को आप देख लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है, इसको ये नाम दिया जाता है। तो मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप डायग्राम को एक बार देखो और समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको लिखा भी दूंगा। तो पहली स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति को बोलते हैं, पहली स्थलाकृति है उसको बोलते हैं अपवहन गर्त या वात गर्त। कौन सा गर्त है? अपवहन या वात गर्त, अपवहन या वात गर्त, अपवहन या वात गर्त। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपवहन का अर्थ क्या होता है, अपवहन का अर्थ क्या होता है। एक डायग्राम के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपवहन या वात गर्त, इसके अंतर्गत देखो,
एक ये भाग है, इसको बोलते हैं कौन सी चट्टान है, ये है कठोर चट्टान। कौन सी चट्टान है, कठोर चट्टान। जबकि इसके सापेक्ष यहाँ वाला भाग है, ये भाग कौन सा है, ये भाग है कोमल चट्टान। कौन सी चट्टान है, कोमल चट्टान, कोमल चट्टान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हवा या वायु का प्रवाह है, इस प्रकार ये वायु का प्रवाह है। तो वायु क्या करेगी, जब धरातलीय भाग के संपर्क में वायु आएगी तो लगातार वायु क्या करेगी, ये कठोर चट्टान है तो कठोर चट्टान वाले भाग को ये नहीं खुरच सकती, यानी इस भाग को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये जैसे आगे चलेगी तो यहाँ वाली ये चट्टान कौन सी चट्टान आ गई, ये कोमल चट्टान आ गई। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है, ये इस प्रकार पवन चलेगी, इसके सापेक्ष चलेगी और पहले ऊपर वाले भाग को खुरचेगी, ऐसे खुरचते खुरचते इस प्रकार ये पवन चलेगी, इस प्रकार ये पवन चलेगी। तो इसके संपर्क में जो भाग आ रहा है उस भाग को लगातार ये क्या करेगी, खुरचती जाएगी और लगातार ये भाग, पहले ये चट्टानी भाग एक समान था, इस प्रकार मैंने बता रखा है कि एकदम एक समान था, लेकिन धीरे धीरे क्या करती है कि ये पवन चलेगी और पवन जैसे चलती है तो ये क्या करती है, ये कोमल चट्टान वाला भाग है, इस भाग को क्या करेगी, खुरचती जाएगी और खुरचते खुरचते यहाँ पर क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। तो ये गड्ढा है, इस गड्ढे की लगातार पवन चलेगी तो गहराई भी होगी और गहराई के साथ चौड़ाई भी होगी, गहराई के साथ चौड़ाई भी होगी। तो इस प्रकार का जो स्थलाकृति बनती है, इस स्थलाकृति को बोलते हैं अपवहन या वातिगर्त, अपवहन या वातिगर्त। थोड़ा सा किसके बारे में लिख लेते हैं कि जब 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 पवन के समानांतर, पवन के समानांतर कठोर व कोमल चट्टानें पाई जाती है, पाई जाती है तो पवन कोमल चट्टान वाले भाग को, चट्टान वाले भाग को खुरचते हुए गड्ढे का निर्माण कर देती है और तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे एक आपका देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा देश है, यूएसए। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की स्थलाकृति को बोलते हैं बफेलो वेलास, बफेलो वेलास। यानी ये उदाहरण है, उदाहरण अगर इस प्रकार की स्थलाकृति संयुक्त राज्य अमेरिका में है तो उसको बोलते हैं बफेलो वेलास, यानी स्थानीय नाम दिया हुआ है। इस प्रकार की जो भी स्थलाकृति संयुक्त राज्य अमेरिका में है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस स्थलाकृति का एक अलग नाम दे दिया है, इसको बोलते हैं बफेलो वेलास। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये स्थलाकृति है, इस स्थलाकृति को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बाकी ये मैटर है। स्थलाकृति को देखोगे आप, देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये बात क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले शब्द आ रहा है अपवहन। अपवहन का अर्थ क्या होता है, धरातलीय भाग पर क्या होती है, पवन चलती, क्या होता है, पवन चलती है। तो पवन चलती है तो अपने संपर्क में आने वाले रेत के कण, मिट्टी के कण व छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को क्या करती है, पवन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं अपवहन। अब अपवहन क्रिया के अंतर्गत एक चट्टान कौन सी है, कठोर है, और दूसरी चट्टान कौन सी है, मुलायम चट्टान है। तो कठोर चट्टान वाला भाग है उसको नुकसान ये पवन नहीं पहुंचा पाएगी, तो फिर किस भाग को नुकसान पहुंचाएगी, जहां पर कोमल चट्टान वाला भाग है, कोमल चट्टान वाला भाग है
तो लगातार पवन क्या हो रही है, धरातलीय भाग के सापेक्ष चल रही है। तो ये एक पूरा का पूरा एक चट्टानी भाग है, पूरा का पूरा एक क्या है, चट्टानी भाग है। इस चट्टान वाले भाग में ये चट्टान है ना नीचे वाली, ये पूरी की पूरी कठोर चट्टान है, जबकि ये ऊपर वाला ये भाग है, ये क्या है, कोमल चट्टानों का है। तो पवन धरातल के संपर्क में इस प्रकार चल रही है, चलते चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस प्रकार ये कोमल चट्टान है, तो इस भाग को लगातार ये क्या कर रही है, घिस रही है या खरोच रही है। तो खरोचते खरोचते यहाँ पर क्या होती है, एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और गड्ढे से क्या बन जाती है, तस्तरीनुमा एक संरचना बन जाती है। तो ये तस्तरीनुमा संरचना वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोमल चट्टान। बाकी ये पूरा का पूरा भाग है, इसको बोलते हैं कठोर चट्टान। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है उसको बोलते हैं अपवाहन गर्त या वात गर्त। वात का मतलब क्या होता है, हवा बहती है, तो हवा के बहने से जो गड्ढे का निर्माण होता है उसको बोलते हैं वात गर्त। तो ये पहली संरचना है जिसको बोलते हैं अपरदन से निर्मित पहली संरचना है, उसको बोलते हैं कौन सी, अपवाहन या वात गर्त। और ये एक उदाहरण है कौन सा, यूएसएमएस को बोलते हैं बफेलो वेलास। आपको इतना ध्यान रखना है, ये संरचना है, इसको थोड़ी सी दिमाग में रखना है, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, बाकी इसमें कोई समझने की चीज नहीं है। फिर दूसरी संरचना है, दूसरी संरचना है उसका नाम है इंसेलबर्ग। क्या है, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। देखो इंसेलबर्ग के अंतर्गत क्या होता है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति के अंतर्गत सबसे पहले देखो ये इंसेलबर्ग शब्द, ये इंसेलबर्ग शब्द के बारे में एक विद्वान है, और उस विद्वान का नाम है कौन सा, बर्नहार्ड। बर्नहार्ड ये एक विद्वान है जर्मनी का। कहाँ का विद्वान है, जर्मनी का एक विद्वान है, उसका नाम क्या है, बर्नहार्ड। तो बर्नहार्ड नामक विद्वान है जर्मनी का, इसने सबसे पहले इंसेलबर्ग नामक स्थलाकृति के बारे में बताया कि एक स्थलाकृति है, इस स्थलाकृति को हम किस प्रकार की स्थलाकृति बोलते हैं, इंसेलबर्ग प्रकार की स्थलाकृति बोलते हैं। तो फिर वापस से इंसेलबर्ग स्थलाकृति कहां पर पाई जाएगी, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये पाई जाएगी। तो इसके अंतर्गत देखो एक स्थलाकृति बनती है, इस स्थलाकृति के अंतर्गत जितनी भी स्थलाकृति बनेगी उनमें कौन सी क्रिया होगी, अपर्दन की क्रिया होगी। अपवहन होगा प्लस क्या होगा, अपर्दन, यानी कठोर चट्टान प्लस मुलायम चट्टान है, तो एक चट्टान मुलायम चट्टान है, उसका क्या होता है, लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, अपर्दन या अपवहन हो जाता है। अपवहन हो जाता है तो पीछे कठोर चट्टान बनेगी, उससे निर्मित जो स्थलाकृति है उस स्थलाकृति के बारे में बताया। अब देखो इंसेलबर्ग, इसके बारे में सबसे पहले बर्नहार्ड नामक विद्वान ने बताया। अब इंसेलबर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगली बात है इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्वीपीय, यानी समुद्री द्वीप। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समुद्री द्वीप, समुद्री द्वीप। तो इंसेलबर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है, समुद्री द्वीप, या इसको बोल सकते हैं पर्वत। समुद्री क्या हो सकते हैं, पर्वत बोल सकते हैं। अब देखो समुद्री द्वीप का मतलब क्या होता है, जो समुद्र वाला भाग होता है, यानी समुद्र या महासागर, महासागर में थोड़ा सी ऊपर यानी धरातलीय भाग में इस प्रकार की एक स्थलाकृति दिखाई देती है, उसको बोलते हैं समुद्री द्वीप, या इसको हम बोल सकते हैं कि पर्वतनुमा संरचना होती है धरातल के नीचे, उसको बोलते हैं समुद्री द्वीप। तो इसके द्वारा एक संरचना का निर्माण होता है, इस संरचना के अंतर्गत इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। इस प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां बन जाती है।
ये आपका धरातली भाग हो गया। अब ये कौन सा भाग है? कठोर चट्टान। कौन सी चट्टान है? कठोर चट्टान। और ये इनके बीच वाला भाग है, इसको कौन सा बोल सकते हैं? ये कौन सी चट्टान है? कोमल चट्टान। ये कौन सा भाग हो गया? कोमल चट्टान। कोमल चट्टान। तो एक भाग है उसको बोलते हैं कौन सी चट्टान है? कठोर चट्टान है। जबकि दूसरा भाग है उसको बोलते हैं क्या? कोमल चट्टान। अब देखो इस भाग में क्या होता है, एक क्रिया होती है अपक्षय। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टान का अपने स्थान पे टूटना, अपने स्थान पे टूटना। और अपर्दन का मतलब होता है टूटने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाना। तो दो प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब वायु चलती है, क्या होता है? वायु चलती है। तो वायु चलने के कारण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा चट्टानी भाग है, पूरा का पूरा चट्टानी भाग है। तो यहाँ पर ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान वाला भाग रह जाता है, जबकि ये मुलायम चट्टान वाला भाग है। यहाँ पर क्या होता है? अपर्दन क्रिया के द्वारा इस चट्टान वाले पूरे भाग को तोड़ दिया जाता है। इस भाग को तोड़ दिया जाएगा, फिर इसको तोड़ दिया जाएगा, फिर इसको तोड़ लिया जाएगा। तो होता है क्या है कि एक भाग, एक इस प्रकार की खड़ी आकृति बन जाती है। उस खड़ी आकृति को हम क्या बोलते हैं? समुद्री द्वीप। यानी जब मुलायम चट्टान होती है उसका क्या हो जाता है? आसानी से क्या होता है? अपर्दन हो जाता है। और जो कठोर चट्टान है वो पीछे इस प्रकार की आकृति के रूप में बन जाती है। तो दूर से देखने में तो ये किस प्रकार लगता है आपका? समुद्री द्वीप या पर्वत के समान या सदृश जो संरचना देखने को मिलती है। इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं कौन सा वर्ग? इंसेलबर्ग। और इंसेलबर्ग शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एक विद्वान है, उसका नाम है बोर्नहार्ट। बोर्नहार्ट। और ये विद्वान कहाँ का रहने वाला है? जर्मनी देश का रहने वाला है। तो ये इस प्रकार की स्थलाकृति है, इसको कौन सी स्थलाकृति बोलते हैं? इंसेलबर्ग। थोड़ा सी किसके बारे में लिख लेते हैं। स्थलाकृति कौन सी स्थलाकृति है? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग। इस स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बोर्नहार्ट नामक विद्वान ने दी। दूसरा है इंसेलबर्ग का शाब्दिक अर्थ। कौन सा? शाब्दिक अर्थ। क्या होता है? समुद्री द्वीप। क्या होता है? समुद्री द्वीप, या अपन इसको बोलते हैं समुद्री पर्वत। समुद्री पर्वत, समुद्री द्वीप, या इसका दूसरा नाम कौन सा है? समुद्री पर्वत। तो ये है इंसेलबर्ग। और इंसेलबर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपक्षय प्लस अपक्षय व अपर्दन, अपर्दन की क्रिया के पश्चात अपर्दन व अपक्षय की क्रिया के पश्चात कोमल चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है हुए
बाकी बची बची बाकी बची कठोर चट्टानें, कठोर चट्टानें देखने में पर्वत सदृश, पर्वत सदृश दिखाई देती है, दिखाई देती है, इसको बोलते हैं क्या, इंसेलबर्ग। तो एक बार वापस देख लेते हैं इंसेलबर्ग क्या है। यानी इंसेलबर्ग, इस स्थलाकृति के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, बॉर्नहार्ट ने। इस चीज को थोड़ा सी दिमाग में रखना है आपको। यानी ये शब्द है ना, ये विद्वान, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले इंसेलबर्ग के बारे में जानकारी किसने दी, तो सबसे पहले बॉर्नहार्ट नामक विद्वान ने इसके बारे में जानकारी दी। दूसरी चीज है कि इंसेलबर्ग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समुद्री द्वीप या पर्वत, समुद्री द्वीप या पर्वत। ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये है कौन सी भाषा का, जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मनी भाषा या जर्मन भाषा का ये शब्द है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, एक क्रिया होता है अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टान का क्या होता है, क्षय का मतलब होता है चट्टान का टूट फूट जाना, टूट फूट जाना। क्षय का मतलब क्या होता है, चट्टान का टूट फूट जाना, ये क्रिया कहलाती है अपक्षय। दूसरी क्या, अपर्दन, यानी अपक्षय यानी चट्टान के टूटने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उसको ले जाया जाता है, उसको बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन की क्रिया है, अपर्दन की क्रिया के अंतर्गत देखो वायु के द्वारा ही हो सकता है और या नदी के द्वारा हो सकता है, नदी है नदी के द्वारा भी हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चट्टान है, चट्टाने क्या होती है, टूटती फूटती रहती है। टूटना फूटने से क्या होता है, जो कोमल चट्टान होती है वो कोमल चट्टान वायु के संपर्क में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन कर जाती है, जबकि कठोर चट्टान अपने स्थान पे रह जाती है। तो इनके द्वारा एक पर्वत के सदृश जो संरचना बन जाती है, उस संरचना को नाम देते हैं इंसेलबर्ग। यानी इसमें क्या है, जो कठोर चट्टान है उस कठोर चट्टान की जो संरचना दिखाई देती है उस चट्टान के सदृश भाग को बोलते हैं इंसेलबर्ग। तो ये दूसरा शब्दावली, इसको क्या नाम दे दिया, इंसेलबर्ग। अब 3 नंबर है, 3 नंबर है उसको बोलते हैं छत्रकशिला। 3 नंबर को क्या बोलते हैं, छत्रकशिला, छत्रकशिला। या इसका एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं मशरूम, मशरूम रॉक। छत्रकशिला या दूसरा नाम क्या है, मशरूम रॉक, यानी छत्रकशिला और दूसरा नाम क्या है इसका, मशरूम रॉक। यानी इसमें जो स्थलाकृति बनेगी वो एक ही छत्ते के जैसी बन जाती है, छत्ते के जैसी, तो उसको बोलते हैं छत्रकशिला। अब देखो इस क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, वापस वही क्रिया, एक चट्टान कौन सी है, कठोर है, दूसरी कौन सी है, मुलायम या कोमल चट्टान है। तो कोमल चट्टान क्या हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या हो जाता है, उसका अपवहन हो जाता है या अपर्दन हो जाता है। तो पीछे जो स्थलाकृति बनती है उस स्थलाकृति से निर्मित जो आकृति है उसका नाम क्या है आपका, छत्रकशिला या मशरूम रॉक। देखो इसके अंतर्गत इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। अब इस भाग के अंतर्गत ये कौन सी चट्टान आ रही है, ये चट्टान कौन सी है, कठोर चट्टान। कौन सी है, कठोर चट्टान। जबकि इसके सापेक्ष यहाँ वाला भाग है, ये चट्टान कौन सी है, कोमल चट्टान। यहाँ पे चट्टानें पहले थी, पहले चट्टान यहाँ पे एक समान चट्टानें थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हवा के द्वारा कोमल चट्टानों का क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपवहन या अपर्दन हो जाता है। और जो पीछे की ओर जो स्थलाकृति बनती है उस स्थलाकृति को हम बोलते हैं मशरूम रो। क्या, मशरूम रो के इसका एक दूसरा नाम है, उसको क्या बोलते हैं, छत्रकशिला। इस प्रकार है। तो ये तो कठोर चट्टान है और ये कौन सी चट्टान है, ये है कोमल चट्टान। कौन सी, कोमल चट्टान।
कोमल चट्टान। तो एक चट्टान है उसको बोलते हैं कठोर चट्टान, दूसरी है उसका नाम क्या है, कोमल चट्टान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कठोर सेल है, कठोर सेल, उसका आवरण, कठोर सेल का आवरण बच जाता है और कोमल सेल वाला ये आवरण पाया जाता है यहाँ पर और यहाँ पर। तो कोमल सेल वाला या कोमल चट्टान वाला जो आवरण है वो आवरण हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन कर जाता है, जबकि कठोर चट्टान वाला भाग अपने स्थान पे यथावत रहता है। तो इससे एक आकृति का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं छत्रक शिला या मशरूम रोग। इस प्रकार की आकृति, देखो पहले ये आकृति पूरी की पूरी थी इस प्रकार, ये एक पूरी की पूरी एक चट्टान थी, लेकिन इस चट्टान में ये कोमल चट्टान है जबकि ये कठोर चट्टान है। तो कठोर चट्टान है ये अपने यथावत स्थान पर रहती है, जबकि कोमल चट्टान वाला भाग है वो यहाँ से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर इसका क्या होता है, गमन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आपने अपने को ये ध्यान रखना है कि होता क्या है कि कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान अपने यथावत स्थान पर रहती है, जबकि कोमल चट्टान का क्या करती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपवहन या अपर्दन कर देती है। तो जो पीछे शेष आकृति या स्थलाकृति बनती है उस स्थलाकृति को बोलते हैं छत्रक या मशरूम रोग। इसके अंतर्गत देखो थोड़ा सीख लिख लेते हैं, कोमल व कठोर चट्टाने, कठोर चट्टानों से निर्मित स्थलाकृति में से, स्थलाकृति में से कोमल चट्टान वाला भाग, कोमल चट्टानों वाला भाग अपर्दित होकर दूसरे स्थान पर चला जाता है, जबकि कठोर चट्टान से निर्मित आकृति को छत्रक शिला या मशरूम रोग कहते हैं। अब इसके अंतर्गत है सहारा रेगिस्तान में इसे गारा कहा जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियां कहां पर होती है, सहारा मरुस्थल। इस प्रकार की स्थलाकृतियां अगर सहारा मरुस्थल में है तो उनको बोला जाता है गारा। क्या बोला जाता है, गारा स्थलाकृति। ये स्थानीय नाम दिया गया है, सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल में इस प्रकार की स्थलाकृति है, उसका नाम गारा स्थलाकृति है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि छत्रक का मतलब होता है छाता, यानी एक छाते के समान ये संरचना बन गई है, छाता। या फिर एक होता है मशरूम इस प्रकार की आकृति होती है, उसको बोलते हैं मशरूम। तो छाता, छत्रक या मशरूम रोग, इसमें होता क्या है, पहले एक बहुत बड़ी चट्टान होती है, बहुत बड़ी एक चट्टान होती है। बाद में इस चट्टान का भाग है, इस चट्टान वाले भाग में धीरे धीरे क्या होता है कि एक कठोर चट्टान है, दूसरी मुलायम चट्टान है। तो लगातार क्या होता है कि एक क्रिया होती है अपर्दन और दूसरी होती है अपक्षय, अपर्दन और अपवहन। तो अपक्षय के द्वारा क्या होता है, चट्टान अपने स्थान पे टूटती रहती है, और अपवहन और अपर्दन के द्वारा ये चट्टान, कोमल चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन या प्रवाहित कर जाती है। तो कोमल चट्टान वाला भाग लगातार हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, टूटता फूटता रहता है। और कठोर चट्टान वाला भाग है, उसमें एक ऐसी इसके समान आकृति का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, छत्रक शिला या मशरूम रोग। इसके अंतर्गत कठोर चट्टान वाला ये भाग है, जबकि कोमल चट्टान वाला भाग क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है और छाती जैसी एक संरचना बन जाती है। इसमें ये चीज ध्यान रखने की सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में इसका स्थानीय नाम क्या है, गारा स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति है, गारा स्थलाकृति।
ये हो गई 3 नंबर। अब 4 नंबर स्थलाकृति है, उसको बोलते हैं भू स्तंभ। भू स्तंभ, या इसको बोलते हैं टेबिल शिला। भू स्तंभ या टेबिल शिला, भू स्तंभ। और दूसरा नाम क्या है? टेबिल शिला। भू का मतलब क्या होता है? धरातली भाग। धरातली भाग पे एक स्तंभ के समान दिखाई देती है, इस प्रकार स्तंभ के समान दिखाई देगी, इस प्रकार स्तंभ होगा। और दूसरा नाम क्या है? टेबिल शिला, यानी अपनी टेबिल होती है बैठने की, उस टेबिल के सदृश से एक संरचना का निर्माण होता है, उस संरचना को बोलते हैं भू स्तंभ या टेबिल शिला। अब इसके अंतर्गत देखो आप कि एक चट्टान, वापस 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी। एक प्रकार की चट्टान है, उसको कौन सी चट्टान बोलेंगे अपन? जैसे इस प्रकार की एक स्थलाकृति बनेगी, इस प्रकार की स्थलाकृति। इस प्रकार की एक, तो देखने में ये आपकी जो स्टाम्प मोहर होती है उसके समान भी इसको मान सकते हैं, लेकिन टेबिल एकदम सही सेट होता है। टेबिल यानी टेबिल जैसी संरचना। ऊपर वाला भाग ये है, ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, जबकि ये बीच वाला भाग है, ये भाग कौन सा है? मुलायम चट्टान वाला भाग है। ये भाग कौन सा है? मुलायम चट्टान वाला भाग है। तो इसको बोलते हैं कौन सी चट्टान है? ये भाग होता है कठोर चट्टान वाला। कौन सा है? कठोर चट्टान, चट्टान। जबकि ये बीच वाला भाग है, यहाँ पे जैसे ये पूरी की पूरी एक चट्टान थी और ये पूरी की पूरी एक चट्टान थी, तो इसमें देखो यहाँ पर इस प्रकार का भाग है, यहाँ वाला भाग है, इसको कौन सा बोल सकते हैं अपन? कौन सी चट्टान है? मुलायम चट्टान। यहाँ पर तो ये कठोर चट्टान हो गई, जबकि ये भाग कौन सा हो गया? ये हो गया कोमल चट्टान। कौन सी प्रकार की चट्टान हो गई? कोमल चट्टान। यानी ये पूरा का पूरा एक भाग था, पहले पूरा का पूरा एक भाग था, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक भाग है कठोर वाला भाग, जबकि कोमल वाला भाग। अब होता है क्या? पूरा का पूरा एक चट्टानी टुकड़ा है, लेकिन चट्टानी टुकड़े में से क्या है? कोमल चट्टान है, वो आसानी से क्या हो जाता है? इसका अपक्षय हो जाता है, और अपक्षय होने के कारण अपक्षय के साथ साथ अपर्दन की क्रिया हो जाती है। अपर्दन से कोमल चट्टान वाला भाग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है, जबकि कठोर चट्टान वाला भाग एकदम स्तंभ या टेबिल के समान देखने से दिखाई देगा। तो इसका नाम हो गया टेबिल शिला, या इसका दूसरा नाम क्या है? भू स्तंभ, यानी धरातल के ऊपर एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है। आपको सिर्फ ये स्थलाकृतियां हैं या आकृतियां हैं, इन आकृतियों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें 2 प्रकार की चीजें, एक कठोर चट्टान है, दूसरी कौन सी? मुलायम चट्टान, और कुछ भी नहीं देखना है। जो आकृतियां बन रही है, इन आकृतियों को थोड़ा सा आप दिमाग में रखोगे तो किसी प्रकार की मेरे हिसाब से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कठोर व मुलायम दोनों चट्टाने हैं। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सी कि कठोर व मुलायम चट्टाने, मुलायम या कोमल एक ही बात है। मुलायम चट्टाने, चट्टाने धरातलीय भाग पर दिखाई देती है। कोमल चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, वह कठोर चट्टाने टेबल के समान दिखाई देती, टेबल के समान दिखाई देती है। इस प्रकार से निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसको बोलते हैं भू स्तंभ या टेबल शिला। एक बार वापस देख लेते हैं इसके अंतर्गत होता है क्या है
कि ये ऊपरी भाग है ये कौन सा है, कठोर चट्टान के द्वारा निर्मित है। जो नीचे वाला भाग है ये कौन सी, कोमल चट्टान के द्वारा है। देखो इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, ऊपरी भाग भाग कठोर चट्टान से निर्मित, कठोर चट्टान से निर्मित है, वह निचला भाग भाग कोमल चट्टान से निर्मित, कोमल चट्टानों से निर्मित, कोमल चट्टानों से निर्मित है। कोमल चट्टानों से निर्मित है। एक बार वापस देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा एक चट्टानी भाग है। इस चट्टानी भाग में क्या होगा, अपन पढ़ रहे हैं वायु के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां, अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। तो अपर्दन में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एक चट्टानी भाग है, इसमें अपर्दन क्रिया होगी, लगातार अपर्दन क्रिया होगी। तो इससे क्या होता कि ये ऊपर वाला भाग है, ये कठोर चट्टान वाला भाग एक स्तंभ के रूप में खड़ा रह जाता है, जबकि जो कोमल चट्टान वाला भाग है ये क्या होता है, वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपर्दित हो जाता है। तो पीछे जो स्थलाकृति दिखाई देती है इस प्रकार की एक, तो इसको बोलते हैं कौन सी, टेबल शिला, या इसको बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको क्या बोल सकते हैं, वो स्तंभ या फिर टेबल शिला। ये एक आकृति है। अगली स्थलाकृति है 5 नंबर, 5 नंबर स्थलाकृति को हमने अब नाम दे रखा है ज्यूगेन। 5 नंबर स्थलाकृति उसका नाम है ज्यूगेन, ज्यूगेन या ज्यूजेन, ज्यूगेन या ज्यूजेन, ज्यूगेन या ज्यूजेन। देखो इस स्थलाकृति के अंतर्गत क्या होता है, एक आकृति का निर्माण हो जाता है। और वो आकृति किस प्रकार होती है, स्याही की दवात, स्याही की दवात के सदृश, स्याही की दवात के सदृश से एक स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। इस स्थलाकृति को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ज्यूजेन। अब ज्यूजेन के अंतर्गत क्या होता है, देखो इस प्रकार की स्थलाकृति, इस प्रकार की स्थलाकृति बन गई। इसमें देखो ये भाग हो गया, कौन सी चट्टान हो गई, कठोर चट्टान। ये नीचे वाली ये चट्टान, ये कौन सी, कठोर चट्टान। तो ये भाग कौन सा हो गया, कठोर चट्टान। जबकि ये बीच वाला भाग है, ये कौन सी चट्टान का है, ये है कोमल चट्टानों का भाग। कौन सी चट्टानों का भाग है, कोमल चट्टानों का भाग। ये भाग कौन सा हो गया, कोमल चट्टान, कोमल चट्टान है। देखो इसमें एक स्थलाकृति यानी स्याही के दवात का अर्थ है, देखो ये स्थलाकृति इस प्रकार बन रही है, तो स्याही की दवात इस प्रकार की होती है। अगली चीज है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्याही के दवात के समान इस प्रकार की संरचनाएं बन रही है। इसमें देखो ऊपर वाला ये भाग है, ये कौन सा चट्टान है, ये कठोर है, नीचे वाली ये कठोर है। इस प्रकार ये कठोर चट्टाने हैं, जबकि बीच वाला भाग है ये कौन सी है, मुलायम या कोमल चट्टानों का भाग है। तो लगातार अपवहन की क्रिया के द्वारा क्या होती है, पवन इस भाग को क्या कर देती है, धीरे धीरे खाली कर देती है। खाली का मतलब होता है ये चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाती है और कठोर चट्टानें अपने स्थान पर यथावत रह जाती है। तो इसके द्वारा जो एक संरचना का निर्माण होता है, इस संरचना को हम बोलते हैं ज्यूगेन या ज्यूजेन। अब देखो इस ज्यूगेन के अंतर्गत क्या होता है, पहले ही कोमल, एक तो है कठोर
और दूसरी क्या है, कोमल सेलें। पहली क्या है, कठोर, और दूसरी क्या है, कोमल सेलें। एक है कठोर और दूसरी क्या हो रहा है, कोमल। तो कठोर और कोमल सेलें हैं, तो ये दोनों सेलें क्या है, एक दूसरे के क्षैतिज है। कठोर हुआ कोमल सेलें, कठोर हुए कोमल सेलें, सेलें एक दूसरे के समानांतर, समानांतर, या इसको बोल सकते हैं कौन सा, क्षैतिज, क्षैतिज स्थित है। यानी ये कठोर चट्टान हो गई, ये कोमल। कठोर और कोमल चट्टान एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के समानांतर, या इसको बोल सकते हैं क्षैतिज अवस्था में ये दिखाई देती है। और दूर से देखने पर, दूर से देखने पर, देखने पर, देखने पर स्याही की, स्याही की दवाद के सदृश, दवाद के सदृश संरचना, संरचना दिखाई देती है, दिखाई देती है। इस प्रकार की जो स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, ज्यूजेन या ज्यूगेन। आपको इतना ध्यान रखना है कि स्थलाकृति का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, स्याही की दवाद। देखो यहाँ पे किस प्रकार की स्थलाकृति है, इसको बोलते हैं स्याही के दवाद के सदृश स्थलाकृति। इस प्रकार की स्थलाकृति, इस प्रकार की जो स्थलाकृति, इस प्रकार ये स्याही के दवाद के समान सदृश, यहाँ पे संरचना बन गई इस प्रकार, इस प्रकार की संरचना होती है, इसको किस प्रकार की बोलते हैं, स्याही की दवाद। अब स्याही की दवाद वाले भाग है, ये कौन सा, कोमल, और ऊपर वाला कौन सा, कठोर। तो बात एक ही याद रखनी है कि कठोर व कोमल चट्टानें एक दूसरे के क्या समानांतर दिखाई देती है, इनको बोल सकते हैं समानांतर, या दूसरा कौन सा भाग है, क्षैतिज, ये दिखाई देती है। तो ये आपका 5 नंबर हो गया। अब अगला है, उसको बोलते हैं 6 नंबर है। 6 नंबर के अंतर्गत आपका आता है, उसको बोलते हैं यार्द, यार्द, यार्दंग, यार्दांग, यार्दांग या यार्दांग एक ही बात है। ये इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन है, तो इसको यार्दंग भी बोल सकते हैं, यार्दांग या डांग कुछ भी बोल सकते हैं। तो यार्दंग या यार्दांग। देखो पिछली स्थलाकृति अपने ज्यूगेन देखी थी, ज्यूगेन में क्या था, वो स्थलाकृति क्या थी, कठोर व कोमल चट्टानें एक दूसरे की किस प्रकार थी, क्षैतिज थी, एक दूसरे के समानांतर या क्षैतिज थी। लेकिन ये ज्यूगेन का एकदम अपोजिट है, यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर स्थलाकृति दिखाई देने पड़ेगी। वहां पे क्षैतिज थी, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्थलाकृति दिखाई देगी। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है इस प्रकार। इस प्रकार की स्थलाकृति। अब इस स्थलाकृति में देखो ये भाग कौन सा है, पहली चीज ये कौन सा भाग है, ये भाग है कठोरी चट्टान। कौन सी चट्टान है, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान वाला ये भाग। जबकि इनके बीच वाला भाग ये भाग है, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कोमल या मुलायम चट्टानें पाई जाती है इस भाग में। तो ये चट्टान कौन सी हो गई, कोमल, कोमल चट्टान। जबकि ये चट्टान कौन सी हो गई, इसको बोलते हैं कौन सी चट्टान, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान या कठोर चट्टान। देखो सबसे पहले ये चीज है
कि सह के बाद वाला वो किस प्रकार का था, वो क्षैतिज था, एक दूसरे के समानांतर इस प्रकार था, इस प्रकार की दो स्थलाकृति हैं। लेकिन ये किस प्रकार की, एकदम खड़ी स्थलाकृति है, एकदम खड़ी स्थलाकृति है। तो पहली चीज क्या है कि ये जुगेन के अपोजिट पाया जाता है, यानी जुगेन किस प्रकार थी, क्षैतिज थी, तो ये स्थलाकृति किस प्रकार की, ऊर्ध्वाधर स्थलाकृति, किस प्रकार की, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आकृति, किस प्रकार की आकृति है, ऊर्ध्वाधर, यानी इस प्रकार ये खड़ी आकृति है। खड़ी आकृति में क्या है, ये पहले पूरे एक चट्टानी भाग था, पूरा एक चट्टानी भाग था। धीरे धीरे क्या होता है, इस भाग में हवा के द्वारा क्या होता है, पक्षी और अपर्दन की क्रिया होती है। प्रापक से अपर्दन क्रिया के द्वारा ये कोमल चट्टान वाला ये भाग है, ये भाग टूटकर धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है। और पीछे इस प्रकार की एक स्थलाकृति दिखाई देती है। इस स्थलाकृति को क्या बोलते हैं कि यार दंग यार यार दांग स्थलाकृति है। इस स्थलाकृति को इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी आकृति देखो, यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर है, इस आपको इस शब्द का विशेष ध्यान रखना है। क्षय के बाद वाला वो समानांतर था, जबकि ये एक खड़ी स्थलाकृति है, वो एक वो आड़ी थी, और ये किस प्रकार की खड़ी या ऊर्ध्वाधर स्थलाकृति है। अब इसके अंतर्गत अपन को और कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि ये जुगेन के विपरीत है, यह जुगेन के विपरीत स्थलाकृति, विपरीत स्थलाकृति है, जुगेन के विपरीत स्थलाकृति, यानी जुगेन में क्षैतिज था और इसमें किस प्रकार के, ऊर्ध्वाधर। ये जुगेन की विपरीत स्थलाकृति है, जो जो ऊर्ध्वाधर, ये जुगेन के विपरीत स्थलाकृति है, जो जो ऊर्ध्वाधर स्थित है, ऊर्ध्वाधर स्थित है। इसमें कोमल चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, वह शेष बची कठोर चट्टाने ऊर्ध्वाधर रूप में दिखाई देती, ऊर्ध्वाधर रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, यार दंग यार यार दांग। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि पहले क्या है, ये जुगेन का अपोजिट पाया जाता है, यानी जुगेन में क्षैतिज है, सही के दबाव के समान आकृति है, तो वहां पर कठोर और कोमल चट्टाने इस प्रकार समान करती है। लेकिन ये किस प्रकार का हो गया, ये खड़ा भाग हो गया, और वो इस प्रकार की क्षैतिज और ये खड़ी स्थलाकृति है। तो कोमल चट्टान है, कोमल चट्टान का क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन हो जाएगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली जाएगी। जबकि कठोर चट्टान है, वो यथावत अपने स्थान पर रहेगी। तो इस संरचना को देखने पे दूर से इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। इस आकृति का नाम क्या है, यार दंग या यार डांग, ये स्थलाकृति का नाम है। तो ये 6 नंबर हो गया। अब इसके आगे एक स्थलाकृति और है, उसको बोलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर स्थलाकृति, उस स्थलाकृति का नाम है अहिस्मक। 7 नंबर स्थलाकृति, उसका एक नाम आता है अहिस्मक, या दूसरा नाम है जालीदार शिला। अहिस्मक या जालीदार शिला, दोनों एक ही नाम, या जालीदार शिला। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बहुत बड़ा चट्टानी भाग है, बहुत बड़ा क्या है, एक चट्टानी भाग है, इस प्रकार का यह एक बहुत बड़ा चट्टानी भाग है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटी छोटी, देखो जाली, एक जाली किस प्रकार की होती है, अपने घर पे जो जाली लगी होती है ना, उस जाली में क्या होती है, इस प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां बनी रहती है, इस प्रकार की छोटी छोटी, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनी रहती, इस प्रकार की।
इस प्रकार से जो एक संरचना का निर्माण हो जाता है इसको बोलते हैं अहिस्मक या जालीदार संरचना। अहिस्मक या जालीदार संरचना, ये बहुत बड़ा चट्टानी भाग है। इस चट्टानी भाग में क्या है, छोटे छोटे देखो यहाँ पे ये इस प्रकार की संरचना बन रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अहिस्मक या जालीदार संरचना। अब इसमें होता क्या है, देखो ये छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये छेद आपस में क्या है, छेद दिखाई दे रहे हैं लेकिन आर पार नहीं। ये छेद दिखाई दे रहे हैं लेकिन आर पार नहीं है, एक देखने में स्थलाकृति दिखाई दे रही है, इसको हम बोल सकते हैं अहिस्मक या जालीदार संरचना। देखो इसमें चट्टान में क्या रहे हैं, छोटे छोटे इस चट्टानी भाग में, इस चट्टानी भाग में छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे, छिद्र दिखाई दे रहे इस प्रकार की स्थलाकृति होती है, उसको बोलते हैं अहिस्मक या जालीदार शिला, अहिस्मक या जालीदार संरचना। और लास्ट में एक संरचना का निर्माण और होता है, उसको बोलते हैं पुल या खिड़की, पुल या खिड़की। देखो अहिस्मक और पुल या खिड़की संरचना, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इन दोनों संरचनाओं में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, देखने में एक समान ही स्थलाकृति है। ये इस प्रकार की जो स्थलाकृति है, इस स्थलाकृति को बोलते हैं अहिस्मक या जालीदार, जबकि ये स्थलाकृति, इसको किस प्रकार की स्थलाकृति बोलते हैं, पुल एवं खिड़की। देखो इसमें क्या अहिस्मक या जालीनुमा भाग में क्या, ये एक चट्टानी भाग है, ये भी एक चट्टानी भाग है, लेकिन इसमें ये छोटे छोटे छिद्र ही दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये भाग क्या होगा, धीरे धीरे हवा इनमें गमन करती है और प्रवेश करने से क्या होता है, ये भाग बहुत बड़ा हो जाता है, यानी ये छिद्री भाग है, ये छिद्री भाग आर पार हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खिड़की के सदृश ये आकृति या स्थलाकृति दिखाई देती है। तो इनमें कॉमन अंतर ये यह जालीदार शिला है, इसी का ही एक भाग है, उसको बोलते हैं खिड़की या पुल सदृश संरचना। अंतर एक इतना ही है, ये भी एक चट्टानी भाग है, ये भी एक चट्टानी भाग है, लेकिन इस बड़े चट्टानी भाग में होता क्या है, इस प्रकार के यहाँ पे इस आकृति में जालीदार संरचना में छोटी छोटी आकृतियां दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे छिद्र धीरे धीरे क्या होते हैं, लगातार वायु इनसे टकराती रहती है, टकराने के कारण क्या होता है, ये भाग बड़े होते जाते हैं और बाद में क्या होते हैं, बहुत बड़े भाग हो जाते हैं, यानी इनमें हवा आर पार हो जाएगी। तो ये छिद्रित भाग है, लेकिन छिद्रित भाग में क्या होता है, धीरे धीरे इनका क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है और बहुत बड़े भाग बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं खिड़की या पुल, पुल के समान एकदम गोल गोल भाग दिखाई देता है, तो इस प्रकार का भाग है, इसको बोलते हैं पुल व खिड़की। तो इसमें क्या होता है कि जालीदार संरचना का जालीदार संरचना का विकसित रूप है, जालीदार संरचना का विकसित रूप है इसके छिद्र बड़े व आर पार हो जाते हैं। यही अंतर है इनमें, कॉमनली अंतर ये है कि इनके छिद्र होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ पर छिद्र क्या होते हैं, बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। तो एक था अहिस्मक या जालीनुमा और दूसरा है, उसका नाम कौन सा है, पुलीय एवं खिड़की। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं, थोड़ा सी इस क्लास को थोड़ा सी वापस देख लेते हैं।
आज की क्लास अपन ने शुरू की पवन से निर्मित स्थलाकृति। पहले ये अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु जाती है, या तो हवा के द्वारा जाएगी या फिर नदी के द्वारा, पानी के द्वारा बहाकर ले जाएगी। तो अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और दूसरा होता है निक्षेपण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दन और दूसरे स्थान पर उस चीज को छोड़ना, वो कहलाता है निक्षेपण क्रिया। तो आज हम सिर्फ अपर्दन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके द्वारा देखो, अपर्दन में पहली स्थलाकृति उसको बोलते हैं अपवहन या वात गर्त। इसके अंतर्गत देखो अपवहन या वात गर्त, इसमें इस प्रकार की एक संरचना बनती है। इस संरचना के अंतर्गत क्या होता है? एक चट्टान पाई जाती है कठोर, दूसरी क्या पाई जाती है? कोमल। तो लगातार हवा के संपर्क में आने से क्या होगा? कठोर चट्टान अपने स्थान पर यथावत रहेगी, लेकिन कोमल चट्टान वाला भाग है वो धीरे धीरे क्या होता है? उस भाग को ये खुरसते इस प्रकार की एक आकृति तस्त्री नुमा या गड्ढे नुमा एक संरचना बन जाती है। ये गड्ढे नुमा संरचना गहरी भी होती है और बड़ी भी होती जाती है, यानी गहराई भी बढ़ती जाती है इसकी धीरे धीरे, और क्या होती है? लंबाई भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार की संरचना है उसको बोलते हैं अपवहन गर्त या वात गर्त, कठोर और कोमल चट्टानें पहला है। और इसका एक उदाहरण है यूएसए देश है। यूएसए देश में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बफेलो वेलास। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं बफेलो वेलास। ये कंपटीशन की दृष्टि से अगर आप अच्छे स्तर की तैयारी कर रहे हो तो पूछ सकते हैं कि बफेलो वेलास किस स्थलाकृति का दूसरा नाम है? तो वात गर्त या अपवहन गर्त। छोटे वाला क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। उसके बाद में दूसरा है उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, ये इंसेलबर्ग शब्द के बारे में सबसे पहले जर्मनी का एक विद्वान है, उसका नाम क्या है? बोर्नहार्ट। बोर्नहार्ट ने सबसे पहले इंसेलबर्ग के बारे में बताया। अब इंसेलबर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि समुद्री द्वीप या पर्वत के सदृश जो संरचना दिखाई देती है उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्थलाकृतियां हैं ये अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। देखो इस भाग में क्या हो रहा है? अपर्दन क्रिया हो रही है, पूरा का पूरा भाग ये चट्टानी भाग है, लेकिन अपर्दन क्रिया हो रही है। अपर्दन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? कोमल चट्टान अपने स्थान से टूट फूट के दूसरे स्थान पर चलेगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चलेगी, तो कोमल चट्टान वाला भाग खाली हो गया, जबकि कठोर चट्टान वाला भाग इस प्रकार एक समुद्री द्वीप या पर्वत के समान दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम है इंसेलबर्ग। फिर तीसरा है उसको बोलते हैं छत्रक शिला या मशरूम। इसके अंतर्गत क्या होता है? पहली चीज क्या है कि इसका निर्माण कैसे होता है? वही एक चट्टानी भाग है, लेकिन चट्टानी भाग में देखो एक तो कठोर चट्टान है, दूसरी कोमल चट्टान है। तो कोमल चट्टान का क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपर्दन हो जाता है, जबकि पीछे एक स्थलाकृति दिखाई देती है, वो कैसे? एक छत्ते के समान दिखाई देगी, तो इसको बोलते हैं मशरूम रॉक या छत्रक शिला। इसके अंतर्गत देखो सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में इसको बोला जाता है गारा स्थलाकृति। कौन सी? गारा स्थलाकृति। ये भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, यानी ये छत्तेनुमा एक संरचना बनेगी, उसको बोलते हैं छत्रक। फिर अगला है वो स्तंभ या टेबल शिला। देखो इस भाग में क्या है? ये पूरा का पूरा एक चट्टानी भाग है, लेकिन होता क्या है? कोमल चट्टान है। कोमल चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित हो जाती है, फिर पीछे स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं टेबल शिला। तो दूर से देखने पे बैठने वाली टेबल होती है, उस टेबल के सदृश ये दिखाई देती है। इसको भू स्तंभ बोलते हैं, यानी धरातली भाग पे स्तंभ के रूप में इस प्रकार उभरी हुई है। तो ये कठोर चट्टान रह जाती है, मुलायम चट्टान क्या हो जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अगला है जुगेन या जुजेन। देखो ये संरचना बनेगी तो इसमें दो चीज है। पहली चीज है कि एक तो क्या होती है? एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है, और दूसरा क्या होती है? क्षैतिज होती है। अगली चीज है ये कि इसका निर्माण कैसे होता है? दूर से देखने पे ये कठोर चट्टान, दोनों कठोर चट्टान है, बीच वाला भाग पूरा कोमल चट्टानों का है। तो दूर से देखने पे ये आकृति स्याही की दवात के समान, स्याही की दवात इस प्रकार होती है, इस प्रकार। तो स्याही के दवात के समान ये संरचना दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं जुगेन। अगला है यारदांग। देखो वो समानांतर थी जुगेन, जबकि यारदांग ये ऊर्ध्वाधर है। इनमें और कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये जुगेन का एकदम अपोजिट है, यानी ये आकृति किस प्रकार की? ऊर्ध्वाधर आकृति स्थलाकृति है। ये जुगेन के भी एकदम विपरीत पाया जाता है। पूरा का पूरा भाग है ये चट्टानी भाग था, लेकिन इसमें क्या है? ये बीच वाला भाग कौन सा है? कोमल चट्टान। कोमल चट्टान वाला भाग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपर्दित हो गया, जबकि कठोर चट्टान वाला भाग यहाँ पर यथावत रह गया, तो एक आकृति बन गई। अगला है अहिस्मक या जालीदार शिला। इसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़ा एक चट्टानी भाग है। चट्टानी भाग में क्या होता है? एकदम छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं जालीदार शिला। जालीदार शिला या दूसरा नाम है अहिस्मक। उसके बाद में पुल व खिड़की। जब जालीदार शिला वाला ये छोटे छोटे कण है, ये भाग लगातार हवा क्या करती है? इनके टकराने से ये भाग क्या होते हैं? आपस में हवा यानी इन पे आर पार हो जाती है, और इनका आकार लगातार क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है, यानी आकृति इनकी बहुत बड़ी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं पुल एवं खिड़की।
तो जालीदार शिला है, इस संरचना का विस्तारित भाग है उसको बोलते हैं पुल एवं खिड़की। तो ये कुछ प्रकार की शिलाकृतियां है अपवहन से निर्मित, अपरदन से निर्मित शिलाकृतियां। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं और नेक्स्ट क्लास में जो बाकी निक्षेपण से निर्मित शिलाकृतियां उनको पढ़ेंगे। थैंक्स।